हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास नंबर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। आज हमारी एक नई बुक स्टार्ट होने जा रही है जो अल्टीमेटली कितने मार्क्स की आएगी हमारी? 40 मार्क्स की आएगी हमारी। देखो बेटा, इंडियन इको को हम तीन फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। कैसे बेटा? देखो, फर्स्ट पार्ट जो होने वाला है वो हमारा होगा कंडीशंस के ऊपर, कि जब ब्रिटिश रूल हमारा चल रहा था और जब ब्रिटिशर्स चले गए थे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, जब हमें आजादी मिली थी, प्लस जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हमारे देश पे, हमारे इंडिया पे, तब क्या क्या कंडीशंस थी, इसे बोल देंगे हम पहला पार्ट। तब क्या क्या हुआ, उन्होंने कैसे हमें एक्सप्लॉइट करा, कैसे हमारे वेल्थ वगैरह सबको ट्रेन करके ले गए, सब लूट करके चले गए, कैसे हमें खोखला कर दिया। ठीक है। सेकंड फेज जो रहेगा वो हमारा रहेगा प्रॉब्लम्स के ऊपर। किसके ऊपर? प्रॉब्लम्स, यानी जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से चले गए तब क्या क्या दिक्कत परेशानी हमें फेस करनी पड़ी। जैसे हमारा एनवायरमेंट हमें सब कुछ देता है लेकिन फिर भी वो डिग्रेड हो जा रहा है। किस वजह से? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। जैसे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हो गए, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हम लोग मान ही कर रहे हैं। हमारे पास जितनी रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सट्रैक्शन हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ ऐसी बातें करेंगे। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जहां मैं पढ़ा रहा हूं, क्या सिर्फ मेरा होना जरूरी है? नहीं। ये जो फर्नीचर है, ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है आसपास, फैन हो गया, एसी दिख गया, या ये बोर्ड, ये होना भी जरूरी है या नहीं है? यस। अगर ये है बट मैं ही नहीं हूं पढ़ाने वाला यहाँ पे, क्या चीजें चल जाएंगी? नहीं चलेंगी। क्या मैं भी हूं, चलो, बट मेरे पास मेरी स्किल्स और नॉलेज है नहीं, मुझे पढ़ाने नहीं आता, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। यानी ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ हमें फिजिकल कैपिटल की भी जरूरत है। और ह्यूमन कैपिटल यानी स्किल्स, अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज को कैसे कैसे डेवलप करें, ये बातें भी हम करने वाले हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट कैसे हो, क्या प्रॉब्लम्स वहां पे फेस करनी पड़ रही है, हमारा एनवायरमेंट में क्या सिर्फ लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स भी कंसिडर करें, बहुत सी ऐसी चीजें, बायोटेक है, बायोटेक, ऐसे ऐसे कॉम्पोनेंट्स, यानी कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी पड़ी थी। इसके प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे लैंड की प्रोडक्टिविटी हमारी कम थी, हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ गए, ऐसे सीड्स को यूज कर लिया जिससे हमें मानसून पे डिपेंड नहीं होना, कम पानी में ज्यादा फसल उग जाएगी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसके हमने सॉल्यूशन निकाले बाद में। तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट 2, या इसको फेज 2 कह लीजिए। कंडीशंस वाला पार्ट हो जाएगा 1, यानी जब ब्रिटिशर्स थे और जब चले गए थे तुरंत तब हमारी क्या कंडीशंस थी हमारी इंडियन इको की, इंडियन इकोनॉमी की। लास्ट वाले पार्ट में हम करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे? इंडिया का कंपैरिजन करेंगे अपने नेबर से, पाकिस्तान से एंड चाइना से। कैसे चाइना बहुत आगे निकल गया, हम इंडिया जो है बीच में रह गए और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, यानी अपने नेबर से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। हमारा 3 पार्ट में पूरा इंडियन इको खत्म होगा। फर्स्ट पार्ट में आपको स्टोरी के फॉर्म में समझा दूंगा, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने पहले बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है कि जैसे जमींदारी सिस्टम क्या होता है, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है वो क्या है? एग्रीकल्चर है। हम लोग एग्रेरियन इकोनॉमी है आज भी। इंडिया को जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि हम बहुत रिच इन रिसोर्सेस है। ऐसी कुछ बातें करेंगे। फिर हमारे जब ब्रिटिशर्स आए, बैटल ऑफ प्लाजी से उन्होंने एंटर करना शुरू करा, तो उन्होंने कैसे हमें एक्सप्लॉइट करा, कैसे हमारे तीनों सेक्टर्स खत्म कर दिए, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड। हमारा ज्यादातर फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन के साथ ही होता था, ब्रिटिशर्स के साथ होने लग गया था। 50% से ज्यादा हमारा सारा ट्रेड ब्रिटेन के साथ होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का एम एक ही था, इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज कर लो, इसको ना एक कॉलोनी बना दो जो हमारे देश को, हमारे ब्रिटेन को ग्रो करने में मदद करेगी। यानी कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन इंडिया को फेस करना पड़ा था तीनों ही सेक्टर्स में। ये स्टोरी आपको मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा एज अ कंक्लूजन, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगी। लगभग आधे घंटे की स्टोरी होगी, बस उसको सुनना है बैठ के। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें, जैसे जमींदारी सिस्टम, कुछ ऐसे सिस्टम हमें देखने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें हुई, ब्रिटिशर्स के क्या एम थे, किस सोच के साथ यहाँ पे आए, ये सब कहानी शुरू कहाँ से हुई, ऐसे कुछ चीजें। ठीक है। स्टार्ट करें अपनी क्लास को, या 2 मिनट का ब्रेक लें ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जब तक आप ही देख लीजिए। स्टोरी बिल्कुल लास्ट में कंक्लूजन पे उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, करें स्टार्ट आगे। चलो बेटा, पहले तो आप इसी पे देख लो। आइए करें स्टार्ट। चलो बेटा, देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या मतलब? कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। क्या हम आज भी डेवलप्ड नेशन है? नहीं, हम डेवलपिंग नेशन है। यानी जो इकोनॉमी धीरे 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 डेवलप हो रही है, वी स्टिल कम्स अंडर द डेवलपिंग नेशन, वी आर नॉट कंसिडर्ड अ डेवलप्ड नेशन। इसीलिए अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं, जो एफआईआईज हैं, एफआईआईज पता है आपको क्या होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो जनरली इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। डोमेस्टिक, हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो बड़ा अमाउंट लेके बैठे हैं, वो इंडिया में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बाहर के इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है इंडिया एक ग्रोइंग नेशन है, डेवलपिंग फेज में, डेवलप्ड नहीं है। जिस दिन डेवलप्ड बन गया उस दिन ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगी, रुक जाएगी, धीरे धीरे होगी। अगर होगी भी तो धीरे धीरे होगी या फिर नहीं होगी, थोड़े बहुत एडवांसमेंट्स होते रहेंगे।
लेकिन अभी हमारे पास इतने एडवांसमेंट, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं है, इसलिए इंडिया में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये डेवलपिंग नेशन है, धीरे धीरे इसकी इकोनॉमी का ग्राफ ऊपर जाएगा। आप निफ्टी 50 को देख लीजिए, कहां 14,000 पे बबल बस्ट होने की बात हो रही थी, 26,000 पहुंच गया। इसीलिए एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि उनको पोटेंशियल रिटर्न्स मिल सके अपनी इन्वेस्टमेंट पे। ये कुछ अपार्ट था हमारे इस सिलेबस से, बट हमें कहीं ना कहीं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, तो मैंने आपको बता दिया क्यों वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मेन रीजन है। चलिए बेटा, नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कैसे कैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। आज भी हम पूरी तरीके से डेवलप्ड नेशन नहीं है, आज भी हम डेवलपिंग फेज में है। वी स्टिल कम्स अंडर दी डेवलपिंग फेज। इस चीज में, इस चैप्टर में हम ये भी बात करेंगे जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कैसे 200 साल राज किया, हमें एक्सप्लॉइट करा, हमें डिस्ट्रॉय करा, हमारे ऊपर राज करके हमारे तीनों सेक्टर्स जितने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया, हमें एक एग्रेरियन इकोनॉमी और प्रॉस्पेरस इकोनॉमी से डिपेंडेंट इकोनॉमी बना दिया। ठीक है, कैसे हमें लूटा, कैसे हमें खोखला कर दिया, सारी वेल्थ हमारी कैसे उन्होंने ड्रेन कर दी। इसमें हम ये चीज भी पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर में दोनों ही बातें होने वाली हैं कि भाई एक बात तो ये, जब ब्रिटिशर्स आए तब क्या कंडीशन थी, जब ब्रिटिशर्स यहां से चले गए तो उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन से, उसके बाद हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी, क्या स्टैग्नेंट थी या ग्रोथ हो रही थी, नहीं हो रही थी, अगर हो रही थी तो किस रेट पे हो रही थी, क्या तेज तेज हो रही थी या धीरे धीरे हो रही थी, ये सब बातें हम इसमें करने वाले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी थोड़ी सी। बेटा, हमारे इंडिया को ना सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारा इंडिया जो था बहुत रिच इन रिसोर्सेज हुआ करता था। रिच इन रिसोर्सेज यानी बहुत सारी रिसोर्सेज थी, कॉटन, सिल्क, जूट, व्हीट, राइस, बहुत सारे हमारे रिसोर्सेज हुआ करती थी। तो बेटा ब्रिटिशर्स ने देखा, अच्छा तुम बहुत हैप्पी हैप्पी रहते हो, तुम बहुत प्रॉस्पेरस हो, क्या हो, तुम बहुत प्रॉस्पेरस हो, तुम्हें हम सैड बना देंगे, तुम्हें हम डिपेंडेंट बना देंगे, तुम्हें हम हर तरीके से अपने ऊपर, अपने ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड कर देंगे। अच्छा, आप एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हो, अपने लिए ग्रो करते हो, खाते हो और सो जाते हो, तुम्हारे एग्रीकल्चर को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, अपने ब्रिटेन को ग्रो करेंगे। ब्रिटिशर्स की ये सोच थी। उसके बाद, अच्छा आप हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस हो, हमारा इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था, बहुत ज्यादा फेमस। हमारे इंडिया में एक से एक आर्टिस्ट थे, आर्टिस्टों की कमी ही नहीं थी, क्योंकि पहले राजा महाराजा को हाथ से बनी हुई चीजें ज्यादा पसंद आती थी। तो ब्रिटिशर्स ने देखा, अच्छा आप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, मतलब ज्यादा अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है आपकी, हम इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी खत्म कर देंगे, अपने मशीन मेड गुड्स लेके आएंगे, आप ही लोगों से रॉ मटेरियल लेंगे, आपके पास मशीन नहीं है ना, तो हाथों से चीजें बनाते हो, टाइम कंज्यूमिंग प्लस कॉस्ट भी ज्यादा आती है, हम आप ही से रॉ मटेरियल सस्ते प्राइसेस में लेके अपने ब्रिटेन लेके जाएंगे, हमारे पास मशीन है, हम वहां से मशीन मेड गुड्स बनाएंगे और आप ही के देश में आके उसे ड्यूटी फ्री बेचेंगे। ड्यूटी फ्री मतलब कोई टैक्स नहीं देना होगा हमें। ब्रिटिशर्स हमसे रॉ मटेरियल लेंगे ड्यूटी फ्री। जनरली हमारा क्या होता है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लगता है या अलग अलग टैक्सेस लगते हैं आज, बट वो उन्होंने कहा कि हम आपसे फ्री में लेके जाएंगे बिना किसी टैक्सेस पे करे, जिसे बोला ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री लेके जाएंगे, अपने ब्रिटेन में लेके जाके उससे मशीन मेड गुड्स बनाएंगे और आप ही के देश में आके बेचेंगे। आपकी इकोनॉमी, आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में इतना कंपटीशन बना देंगे कि एट द एंड आके वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आपकी खत्म हो जाएगी। आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना जीडीपी में या देश की इनकम में, वो खत्म कर देंगे, ऑलमोस्ट मिल कर देंगे। ब्रिटिशर्स की ऐसी सोच थी। इस सोच के साथ ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे। ये सब कहानी स्टार्ट हुई थी बैटल ऑफ प्लाजी से। कहां से स्टार्ट हुई थी बेटा? बैटल ऑफ प्लाजी से ये कहानी स्टार्ट हुई। प्लासी बोलते हैं इसे, जो कि 1757 में लड़ा गया बिटवीन हमारा ईस्ट इंडियन कंपनी एंड हमारा नवाब्स ऑफ बंगाल के बीच में। ये एक अलग कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, बताऊंगा आपको ये भी किसी दिन। ये यहां से हमारी सारी कहानी स्टार्ट हुई। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, जिससे अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई हमारे इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में हमारे धीरे धीरे करते करते ब्रिटिशर्स आने लगे। उन्होंने देखा, अच्छा आप लोग प्रॉस्पेरस हो, आप हैप्पी हैप्पी रहते हो, आप एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो, हम आपके एग्रीकल्चर को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपकी इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करेंगे। क्योंकि बेटा ब्रिटिशर्स को ना ये चीज दिख गई थी, कुछ ऐसे फीचर्स दिख गए थे जिससे उनके मन में आया क्यों ना इन लोग पे कब्जा किया जाए। हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़िया इकोनॉमी थी, उन लोग को चीज दिख रही थी, और बहुत बड़ा रेडीमेड मार्केट था। कैसे रेडीमेड मार्केट था? क्योंकि उनके पास, हमारे पास, इंडिया वालों के पास मशीन्स नहीं थी, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी। कैपिटल गुड कौन से गुड होते हैं? वो गुड्स जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर बना दिया, फर्दर प्रोडक्शन होगा। हार्वेस्टर हो गया, चलो आपने फसल बो दी, उसकी कटाई करने के लिए भी तो कोई मशीन होनी चाहिए। थ्रेशर हो गया, चलो आपने फसल काट दी, उसमें से सीड्स और डस्ट पार्टिकल अलग भी तो करने हैं। थ्रेशर्स वो मशीन होती है, आप उसमें गेहूं डालिए, जितने डस्ट पार्टिकल एक जगह हो जाएंगे और जितने सीड्स है वो एक जगह हो जाएंगे। हमारे पास ऐसी इंडस्ट्रीज ही नहीं थी जो कैपिटल गुड बना सके। तो उनको दिख रहा था कि इन लोगों के पास मशीन्स नहीं है, काम करते हैं, इन्हीं से रॉ मटेरियल लेंगे, अपने देश में लेके जाएंगे, मशीन मेड गुड्स बना करके इन्हीं के देश में आके बेचेंगे, इनकी इकोनॉमी को डिपेंडेंट बना देंगे। क्योंकि जो हैंडमेड गुड्स बनाते हैं ना, वो जनरली ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा कॉस्ट लेते हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी प्रोडक्शन कर देंगे, मशीन से जल्दी बना देते हैं ना हाथों से। आप घर के बड़ों को देखिए, वो स्वेटर बुनते हैं, पहले बुनते थे, अब पता नहीं अब है या नहीं है, बुनते हैं या नहीं बुनते, बट हाँ
बुनते थे पहले तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। सॉक्स बना दिया, स्वेटर बना दिए, वो वूल से बनाते थे, वो लेके बैठते रहते ना डंडी सी, तो वो उससे बनाते रहते थे, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था ऐसी चीजें, लेकिन बढ़िया बनती थी, ये बात तो कोई इसमें डाउट ही नहीं था, चीजें बहुत बढ़िया बनती थी। बट उन्होंने कहा हम एक काम करेंगे, आप लोग बहुत डिले कर रहे हो, टाइम कंज्यूमिंग है सारी चीजें, हम जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करके आपको अपने मशीन मेड गुड्स की आदत डाल देंगे, ताकि आपकी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ हमारे गुड्स मांगे, अपने गुड्स को आप भूल जाओ। ये उनकी सोच थी। ठीक है, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में उनको क्या क्या चीजें दिखी थी, इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया में क्या क्या चीजें दिखी थी? पहले तो बहुत बढ़िया इकोनॉमी है हमारी इंडियन इकोनॉमी, बहुत बढ़िया इकोनॉमी है, बहुत बड़ा रेडीमेड मार्केट है इनके मशीन मेड गुड्स का। यहाँ के लोग ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते थे, दूसरों की बातों में आ जाते थे, कम पढ़े लिखे थे ना, ज्यादा मास कह सकते हैं लिटरेसी नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, और एग्रीकल्चर पे अगर हम बात करें सारे लोग डिपेंडेंट थे। हमारा एग्रीकल्चर भी सबसिस्टेंस हुआ करता था। क्या होता था? सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि अपने लिए ग्रो करते थे, यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए। मैं सेल्फ कंजम्पशन लिख देता हूं, आजा। हम अपने लिए ही ग्रो करा करते थे, खाते थे और सो जाते थे, हम उसे बेचने का नहीं सोचते थे, मार्केटेबल नहीं बनाते थे। बट ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने हमारी सोच बदल दी थी, ताकि वो उससे ज्यादा बेनिफिट कमा सके, कमर्शियलाइज कर दिया था हमारे एग्रीकल्चर को। अब हम धीरे धीरे एक एक चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कैसे पढ़ेंगे वो देखिए। ये सारी कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट हुई थी, जो कि 1757 में लड़ा गया, किसके बीच में? ईस्ट इंडियन कंपनी और नवाब्स ऑफ बंगाल के बीच में। यहां से धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो थे हमारी इंडियन इकोनॉमी में एंटर करते गए, और उन्हें हमारे इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से फीचर्स बढ़िया लगे? कौन कौन से बढ़िया लगे थे बेटा? बेटा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्परस इकोनॉमी है, सब लोग हैप्पी हैप्पी रहते हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जमीनों पे काम करते हैं, अपने लिए ग्रो करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। हमारा एग्रीकल्चर पे ऊपर सारे लोग डिपेंडेंट थे, 75% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रेरियन थी हमारी, यानी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, जमीनों पे काम करते थे, अपने लिए ग्रो करते थे, खाते थे और सो जाते थे, मार्केटेबल नहीं बनाते थे चीजों को। उसके बाद हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था वो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ से बनी हुई चीजें। तो बेटा ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली क्या सोचा? अच्छा, आप प्रॉस्परस हो, आप हैप्पी हैप्पी रहते हो, आपको हम सैड कर देंगे, आपको हम डिपेंडेंट बना देंगे अपने ऊपर, हर तरीके से आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, आप रॉ मटेरियल के सप्लायर बन जाओगे और कंज्यूमर बन जाओगे हमारे मशीन मेड गुड्स के। ये सोच थी ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने दूसरा पॉइंट ये सोचा कि अच्छा, आप अपने लिए ग्रो करते हो, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हो, अपने लिए ग्रो करते हो, खाते हो और सो जाते हो, यही तो कर रहे थे, आपके एग्रीकल्चर को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, अपने ब्रिटेन को ग्रो करेंगे। ये सोच थी। अच्छा, आप लोग हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस हो, हम अपने मशीन मेड गुड्स ला करके ना इतना कंपटीशन क्रिएट कर देंगे, इतना कंपटीशन क्रिएट कर देंगे कि आप लोग हमारे फिनिश गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, उनकी आदत पड़ जाए, आप लोग सप्लायर बन जाओ रॉ मटेरियल के, और इंपोर्टर बन जाओ या कंज्यूमर बन जाओ हमारे मशीन मेड गुड्स के या फिनिश गुड्स के। ये ब्रिटिशर्स की सोच थी। तो यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी को या हमारे इंडिया को वो कैसा यूज करना चाहते थे? एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना चाहते थे, एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना चाहते थे। फीडर इकोनॉमी यानी जो हमें रॉ मटेरियल भी सप्लाई करेगी, रॉ मटेरियल तो सप्लाई करेंगे करेंगे, साथ ही साथ हमें अपने मशीन मेड गुड्स हमारे ही मार्केट में बेचने देंगे। मतलब जो इकोनॉमी हमें रॉ मटेरियल तो देगी ही देगी, टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री बोल देते हैं इसको, लिख दूं मैं यहां पे ड्यूटी फ्री या टैक्स फ्री लिख देता हूं। हमें टैक्स फ्री तो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे या फिर हमें चीप रेट्स में प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ हमें अपने मशीन मेड गुड्स भी बेचने देंगे, यानी बहुत बड़ा रेडीमेड मार्केट है मशीन मेड, और वो भी ड्यूटी फ्री। आज तो क्या होता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं या बाहर से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उस पर कुछ टैक्सेस लगा के बेचते हैं। यस, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग टैक्स फ्री ही लेके जाएंगे और टैक्स फ्री ही इनके मार्केट में आके अपना सामान फिनिश गुड्स बेचा करेंगे। ये लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन लोग को फर्क नहीं पड़ता, इनको आसानी से इन्फ्लुएंस कर लेंगे, कुछ बातों में बना के फंसा करके इनको इन्फ्लुएंस कर लेंगे, कम पढ़े लिखे ना, इसीलिए ये भी हमारा टैक्स फ्री होगा ताकि ये लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, हमारे मशीन मेड गुड्स इनको इतने अच्छे लग जाए, इनकी आदत पड़ जाए, क्योंकि जल्दी बन रहे हैं, कंपैरेटिवली कॉस्ट कम आ रही है। यही रीजंस थे, और कोई रीजन ही नहीं था। इसके बाद इन्होंने एक चीज और सोची कि यार एक बात बताओ, ये अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए ना बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, अब क्या करें? अगर इनके हैंडीक्राफ्ट्स हमारे ब्रिटेन में पहुंच गए, कहीं हमारे ही लोगों को इनकी हैंडीक्राफ्ट्स की आदत ना पड़ जाए, ये भी तो हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, ब्रिटिशर्स ने कहा आपको आपके जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स है ना, वो हम बाहर नहीं बेचने देंगे, अपने देश में नहीं बेचने देंगे। अगर अपने देश में बेचेंगे, कहीं हमारे ब्रिटिशर्स को, हमारे ही लोगों को, हमारे देश के लोगों को आपके ही गुड्स की अगर आदत पड़ गई, तो हम क्या बेचेंगे? तो बेटा उस पे ना हम बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा देंगे, हैवी
टैक्सेस लगा देंगे, यानी किसके ऊपर? आपके हैंडीक्राफ्ट गुड्स को। आपके हैंडीक्राफ्ट गुड्स को हम अपने देश में बेचने ही नहीं देंगे। इतना डिस्करेज कर देंगे टैक्सेस लगा लगा के कि आप खुद परेशान हो जाओ कि यार छोड़ यार, इतना तो मुनाफा भी नहीं आ रहा जितने टैक्सेस लगे हैं। इतना ज्यादा टैक्स लगा देंगे, यानी कहीं ना कहीं डिस्करेज कर देंगे आप लोग को। हैवी टैक्सेस लगा देंगे किस पे? हैंडी क्राफ्ट्स गुड्स जो आप बना रहे हो ना अपने देश में, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा देंगे। इसी को बोला गया था, इन तीनों चीजों को मिलाकर के कभी कभार बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स पॉलिसी या टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना कि भाई यहां से तो तुम एक काम करोगे, रॉ मटेरियल लेके जाओगे टैक्स फ्री, साथ ही साथ अपने गुड्स मशीन मेड गुड्स भी दिखेंगे हमारे इंडिया में, वो भी टैक्स फ्री, बट आपको नहीं बेचने देंगे। जब आप बेचने जाओगे तो उस पर टैक्सेस लगा देंगे। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? यस, इसीलिए इसको बोल देते हैं कई बार डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ मींस टैक्स पॉलिसी, टैक्सेस होते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ये रॉ मटेरियल है, डब्ल्यू हट गया। समझ में आ रहा है सबको? स्टोरी बाद में बता दूंगा आपको, ये धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझा रहा हूं पहले आपको। तो हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी? सबसे पहले मुझे आप एक बात बताओ, ब्रिटिशर्स का एम क्या था? ब्रिटिशर्स का एम था कि हमें एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना है, एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना है, यानी जो हमारे देश को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, साथ ही साथ हमें अपने फिनिश गुड्स भी बेचने देगा इसी मार्केट में। एम था। क्या क्या फीचर्स थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के जो उनको अट्रैक्ट कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए कि हमारी इकोनॉमी प्रॉस्परस इकोनॉमी है, हैप्पी हैप्पी है, बहुत बड़ा रेडीमेड मार्केट है, क्यों ना इन पे कब्जा करा जाए। इनको सैड बना देते हैं, इनको डिपेंडेंट बना देते हैं हमारे मशीन मेड गुड्स पर। पहला पॉइंट। सेकंड, ये लोग एग्रेरियन हैं, इनका एग्रीकल्चर कैसा है? खुद के लिए है या मार्केटेबल है? खुद के लिए को क्या बोला मैंने? सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस बोला था मैंने, पीछे देखिए लिखा है सबसिस्टेंस, लिखा है मैंने सबसिस्टेंस। लिखा तो था सबसिस्टेंस, ये रहा, लिखा था ना सबसिस्टेंस, यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए था। क्या था हमारा एग्रीकल्चर? कैसा था? सबसिस्टेंस हुआ करता था, यानी अपने लिए ही ग्रो करते थे, खाते थे और सो जाते थे। ये नहीं लिखना सो जाते थे, अपने लिए ही ग्रो करते थे, खाते थे, ठीक है, खुद ही कमाते थे। पैसे की बातें हम करते ही नहीं थे, हम बेचने की बातें ही नहीं करते थे। उसका रीजन भी क्या था मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो यहाँ की इंडिया की लैंड थी ना, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, बहुत लो थी। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ही नहीं हो रहा था। टेक्नोलॉजी पुरानी, वही गाय भैंसों को दौड़ा रहे हैं पीछे बांध उन पे कि चलो खेती बाड़ी करवाओ। आज भी कहीं देखो यही होता है, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते। उसका रीजन भी क्या है? क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, उनका एरिया इतने डेवलप्ड भी नहीं है कि वो मशीन सपोर्ट कर पाए। अब किसान क्या करता था, जब उसको अपने खर्चे चलाने थे, वो जमींदारों से ना लोन ले लिया करता था, ब्याज पे उठाता था। ब्याजें इतनी ज्यादा होती थी कि उनकी जनरेशन टू जनरेशन जो है उन्हीं के जमींदारों के यहीं पे काम करते रहती थी कि चल ब्याज नहीं भर पा रहा, अपने नई पीढ़ी को मेरे यहाँ पे काम पे लगा दे, वो खेती बाड़ी करेगी। ऐसे जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता था। इसीलिए आजकल आप देखो, आज भी कई किसान कर्जों में डूबे हुए हैं, बहुत ज्यादा कर्जों में होते हैं, बहुत ज्यादा। इतनी बेचारे मेहनत करते हैं, पूरे साल की फसल कटाई पे जब आती है, मानसून हो जाता है या कोई उनके फसलों में आग लगा देता है, इसीलिए वो सुसाइड भी कर लेते हैं। बड़े परेशान है हमारे फार्मर्स, बहुत परेशान है, और इनके लिए सोल्यूशन ज्यादातर निकल भी नहीं पा रहे। सरकार भी कुछ ज्यादा इनिशिएटिव ले भी नहीं रही है। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पहले इन्हीं सेक्टर्स को सारा प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में देने की बात हो रही थी, तो फिर किसान आंदोलन चला था। क्योंकि वो क्या करेंगे भाई, इनकी फसलों के रेट काट देंगे, जिस भाव पे लेना चाहेंगे उसी भाव पे खरीदेंगे। सरकार कम से कम आज एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दे रही है इनको कि हाँ आप अपनी फसल बेचने जाओगे इतना प्राइस तो मिल ही जाएगा। ये भी रीजन था। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि आप एग्रीकल्चर करते हो, खैर वो हमारा बात का चैप्टर में आएंगी चीजें, आप एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो, यानी एग्रीकल्चर आपका प्रिंसिपल सोर्स है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये दूसरा फीचर था। तीसरा, हमारी इंडस्ट्री जो थी हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था। हम इंडिया जो थे वो हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि एक से एक आर्टिस्ट रहे हमारे देश में, आर्टिस्टों की कमी नहीं थी। आज भी अगर देखो एक से एक आर्टिस्ट है, कभी है ही नहीं हमारे इंडिया में। आज भी हमारी इंडिया काफी रिच है रिसोर्सेज में। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, अपने लिए उगा रहे हो, यानी आप डिपेंडेंट नहीं हो, हम आपको डिपेंडेंट बना देंगे। कैसे बनाएंगे? आपसे रॉ मटेरियल लेंगे और आपको अपने मशीन मेड गुड्स की आदत डाल देंगे। आपकी जो इंडस्ट्रीज है ना उनको खत्म कर देंगे। सीधी सी बात है ना, आप अपने हाथों से जब चीजें बनाओगे ही नहीं, वो इंडस्ट्रीज ही नहीं होंगी तो बंद हो जाएंगी। सीधी सी बात है ना, जब आप दूसरे से माल मंगा रहे हो, दूसरे का सामान यूज कर रहे हो, अपने खुद का आप बना ही नहीं रहे, तो वो इंडस्ट्रीज जिसका आप सामान बना रहे थे अपने देश में, वो बंद हो जाएंगी। जब वही बंद हो जाएंगी, क्या उसका देश के नेशनल इनकम में यानी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा। जब इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, क्या एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी? यस, हो जाएगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी।
यही उनका मेन एम था कि हमें डिपेंडेंट बना देना और खुद एज अ रूलर हमारे ऊपर रूल करते रहना, जिसे बोला था कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। क्या बोला था? कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का किसको मतलब पता है? किसी को पता है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का मतलब? कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है एक जना होगा रूलर और एक जना होगा उसकी कॉलोनी। सुनिएगा बताता हूं, एक जना कौन होगा और एक जना कौन होगा? रूलर समझ में आता है कौन होता है? जो रूल कर रहा है। कॉलोनी मींस जो इस रूलर देश की मदद करेगी ग्रो करने में। कॉलोनी का मतलब एक ऐसा देश जो दूसरे देश की मदद करेगा ग्रो करने में, उसे बोलते हैं कॉलोनी। और इसी को बोला गया कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। हमारे जो तीनों सेक्टर्स खत्म करे थे ना, कौन कौन से? एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और फॉरेन ट्रेड, वो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू ही खत्म करे थे। यानी हमारे ऊपर एक्सप्लॉइटेशन करा था, हमें कॉलोनी बना दिया था, हम ब्रिटेन की मदद कर रहे थे ग्रो करने में, हमारा खुद का तो डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, सब चीज लूट ली थी उन्होंने। यही चीजें हमारी बात करेंगे इसके आगे वाले पार्ट में। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको रेस्ट करना है रेस्ट कर लीजिए 10 मिनट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। रुको रुको रुको, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ब्रिटिशर्स हमारे रूलर होंगे और इंडिया जो है वो हमारी कॉलोनी होगी। ठीक है, ये था अच्छा क्वेश्चन। क्योंकि हमारे ऊपर कब्जा करा था ना उन्होंने, राज करा था, तो हम लोग तो कॉलोनी है, हम लोग की तो मदद कर रहे हैं उनकी ग्रो करने में। यही है। और करते हैं स्टार्ट, 5 मिनट में करते हैं। 10 मिनट का रेस्ट ले लो यार, 5 से 10 मिनट स्टेबल हो गया। चलिए बेटा, अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था, आप लोग को रेस्ट लिया था, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे की कहानी कैसे। चलिए, मैंने आपको एक चीज बता दी, क्या हो गया था? हमें कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है? एक पार्टी होगी रूलर और एक पार्टी क्या होगी? हमारी कॉलोनी होगी। कॉलोनी मींस जो दूसरे देश की यानी रूलर देश की मदद करेगी ग्रो करने में। तो यहाँ पे हमारे इंडियन इको के केस में हम इंडियंस जो थे, यानी हमारा जो इंडिया था वो तो बन चुका था कॉलोनी, यानी हम ब्रिटिशर्स की मदद कर रहे थे और ब्रिटिशर्स होंगे हमारे रूलर्स। ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे और हम उनके देश के ब्रिटेन को हमारा क्या कर रहे थे? ग्रो करने में मदद कर रहे थे। सर कैसे मदद कर रहे थे? बेटा रॉ मटेरियल दे तो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ड्यूटी फ्री दे तो रहे हैं, और कैसे देंगे? उनको उनके मशीन मेड गुड्स पे भी कोई हमारे टैक्सेस वगैरह नहीं लगा रहे, हमारे देश में आके बेच रहे हैं, बट हमें नहीं बेचने दे रहे हमारे ब्रिटेन में कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हमारे नहीं बेचने दे रहे। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिटेन, उनको खतरा था, अगर ब्रिटेन के लोगों ने, हमारे ही लोगों ने, उनके लोगों ने कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट्स को पसंद करना शुरू कर दिया, भले आप टाइम कंज्यूमिंग हो, कितनी ही कॉस्ट आ रही हो, कुछ ही आ रही हो, वो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स पे डिपेंड हो जाएंगे। इसीलिए इतना टैक्स लगा दो, इतना डिस्करेज कर दो कि ये लोग बाहर बेचे ही ना, इनको इतना मुनाफा ही ना हो पाए कि जो बेचेंगे वो, ऐसा करना था। तो यानी कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन हमें फेस करना पड़ा था। आइए बेटा पढ़ते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन को एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, या ऐसा बात कर लेते हैं कि कैसे हमारे तीनों सेक्टर्स खत्म हुए। हाउ ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड आर ऑल 3 सेक्टर्स। बेटा पहले तो मुझे आप ये बताइए, तीनों सेक्टर्स हैं कौन कौन से हमारे? पहला सेक्टर बताइए, बोलिए बेटा। एग्रीकल्चरल सेक्टर। सेकंड कौन सा जी? हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। वेरी गुड, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और तीसरा हमारा फॉरेन ट्रेड। ये तीनों सेक्टर्स को हमारा क्या फेस करना पड़ा था? कॉलोनियल कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू हमारे तीनों सेक्टर्स इन ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। हमारा एग्रीकल्चर था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को कैसे डिस्ट्रॉय करा? अपने मशीन मेड गुड्स ला करके हमें रॉ मटेरियल का क्या बना दिया? सप्लायर बना दिया और कंज्यूमर बना दिया अपने फिनिश गुड्स का। ऐसे धीरे 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 हमारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। फॉरेन ट्रेड कैसे करा खत्म इन्होंने? सारा ट्रेड हमारा ब्रिटेन के साथ चल रहा था, ब्रिटिशर्स के साथ चल रहा था, और किसी के साथ चल ही नहीं रहा था, क्योंकि उनके यहाँ जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या कहते थे कि आप ये रॉ मटेरियल अपने यहाँ पे उगाओ, कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जैसे कैश क्रॉप्स उगाओ, वो रॉ मटेरियल हम अपने देश में लेके जाएंगे, अपनी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को ग्रो करेंगे। यस, जैसे उन्होंने बोला टी उगाओ, आप ये क्या वीट और राइस क्या उगा रहे हो?
जूट उगाओ, आपका टी उगाओ, कॉफी उगाओ, इंडिगो उगाओ, यानी नील, नील की खेती भी होती है, नील भी उगता है। टी उगाओ, कॉफी उगाओ, ऐसी चीजें उगाओ जिसे आप बेच सको। आप सिर्फ अपने लिए ग्रो कर रहे हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अपने लिए ग्रो कर रहे हो, खाते हो, सो जाते हो। इसे मार्केट में बेचो तो सही, पैसे की बात तो करो, तुम पैसे की बात ही नहीं कर रहे। बट उन्होंने ये चीजें क्यों करी? अपने फायदे के लिए, क्या इंडिया के फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए। उन्होंने हमें इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया कि हाँ ये लोग हमारा ही भला सोच रहे हैं, बट एक्चुअल में वो कब्जा करना चाहते थे, अपनी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को ग्रो करना चाह रहे थे। उनका एम था ही नहीं, इंडिया को चाहते ही नहीं थे कि वो ग्रो करे। एग्जैक्टली यानी ऐसे रॉ मटेरियल जो हम बाहर से मंगा रहे थे, ऐसे रॉ मटेरियल इंडिया में ही उगा लो ना, उससे हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा और हम अपने ब्रिटेन की इंडस्ट्री से ग्रो कर लेंगे, हम कहीं और से मंगाएंगे ही नहीं। इनकी ये सोच थी। तो एग्रीकल्चर एक हमारा सेक्टर, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और फॉरेन ट्रेड, कौन कौन से? एग्रीकल्चर सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड फॉरेन ट्रेड, तीनों को ही क्या फेस करना पड़ा? कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ा। कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या था? एक देश होगा रूलर, यानी ब्रिटिशर्स हमारे रूलर होंगे, और इंडिया यानी कॉलोनी होगी। कॉलोनी मींस एक देश जो दूसरे देश की मदद कर रहा है ग्रो करने में, एक्सपैंड करने में। राइट, क्लियर है? अब देखते हैं सबसे पहले उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को कैसे डिस्ट्रॉय करा। करें बेटा स्टार्ट। कैसे एग्रीकल्चर को हमारे डिस्ट्रॉय करा उन्होंने। देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट आता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या आता है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने कहा एक काम करते हैं, हम ऐसा रिलेशन बनाते हैं, एक ऐसी चीज डेवलप करते हैं, ऐसा रिश्ता बनाते हैं जिसमें सबसे टॉप पे तो होगी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट। टॉप पे कौन होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। कुछ लैंड के ना आपकी ही जमीन है, आपको ही ना एक काम कर लेंगे, क्योंकि हमें एक्सप्लॉइट तो कर ही रहते, आप ही के लैंड पे कुछ परमानेंट ओनर्स डिसाइड कर देते हैं, जिनको बोल देंगे जमींदार। यानी टॉप पे कौन होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो बेटा, एक ट्राइंगल बना रहा हूं, इससे समझिएगा। टॉप पे कौन होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या बोला ब्रिटिशर्स ने? कि हम एक काम करते हैं, ऐसा सिस्टम, ऐसा रिलेशनशिप लेके आते हैं जहां पे टॉप पे होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपके ही लैंड पे कुछ आपके ही ओनर्स बना देंगे, यानी आपको परमानेंट ओनर डिसाइड कर देंगे। ये परमानेंट ओनर सिर्फ कहने के लिए परमानेंट ओनर्स से, बताता हूं कैसे। उन परमानेंट ओनर्स को मैं क्या नाम दे दूंगा? जमींदार बोल दूंगा। और आप एक काम करो, इन जमींदार जो है ना, आपको परमानेंट ओनर बना दिया है, आप इनसे गरीब किसानों पे ना काम कराओ, अपनी लैंड पे, अपनी लैंड पे इन गरीब किसानों से काम कराओ जो लैंड अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन पे खुद की लैंड नहीं है। उन्हें क्या बोलेंगे हम? टिलर्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे? आप इन टिलर्स से काम कराओ, इनके साथ जो करना है वो करो, इनको मारो, पीटो, एक्सप्लॉइट करो, दिन रात काम कराओ, इनकी आने वाली जनरेशन से काम करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। बस हमें एक चीज करते रहना, हमें एक फिक्स अमाउंट देते रहना इस लैंड के ऊपर, जिसे हम बोल देंगे लगान। क्या बोलेंगे? लगान। यानी आप बस फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड देते रहना। ये इन्होंने कौन किससे कही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बात? ये जमींदार से कही कि जमींदार देखो, आपको ना हम परमानेंट ओनर्स आपकी लैंड पर डिसाइड कर रहे हैं, आपको बना देते हैं परमानेंट ओनर्स, ठीक है? बस आप हमें एक फिक्स अमाउंट देते रहना, जिसे हम बोलेंगे लगान। फिक्स अमाउंट ऑफ लगान देते रहोगे, तब तक तो आप परमानेंट ओनर्स हो। जिस दिन से लगान देना बंद कर दिया, आपको हटा देंगे, कोई और ओनर आ जाएगा। तो क्या ये परमानेंट एक्चुअल में ओनर्स थे? सिर्फ कहने के लिए थे, नाम के लिए थे परमानेंट ओनर्स। एग्जैक्टली। देखो बेटा, ये इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। सर आपको हम एक पोस्ट दे देते हैं, जो आप इन लोग से ना काम कराओगे, आप सुपीरियर हो, लेकिन ये पोस्ट कब तक है? जब तक आप हमें पैसा देते रहोगे। जिस दिन पैसा देना बंद कर दिया, उस दिन आप पोस्ट से हटा दोगे, आपको हटा देंगे पोस्ट से। ये इन्फ्लुएंस करने का तरीका होता है। सर आपको हम एक अच्छी पोस्ट देंगे, लेकिन कब तक है? जब तक पैसा मिल रहा है। सीधी सी बात है ना, जिस दिन पैसा मिलना बंद हो गया, उस दिन आपको हटा देंगे, आपकी जगह आ जाएगा, किसी और को जमींदार बना देंगे। तो बेटा ब्रिटिशर्स ने क्या करा? एक ऐसा सिस्टम लेके आए जिसमें टॉप पे कौन होगा? ब्रिटिश सरकार होगी, और लैंड के कुछ परमानेंट ओनर्स डिसाइड कर दिए, जिनको बोला गया जमींदार। और इन जमींदार से कहा गया कि आप इन गरीब फार्मर से जितना काम कराना है उतना काम कराओ, जितना एक्सप्लॉइट करना है, मारना है, पीटना है, इनके साथ जो करना है वो करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। बस आप हमें एक फिक्स अमाउंट देते रहना, जिसे हम बोलेंगे लगान। आप हमें फिक्स अमाउंट देते रहना, जिसे क्या बोलेंगे? लगान देते रहना। यानी इसको बोल दूंगा फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट ऑफ लगान देते रहना। तब तक तो आपके राइट्स प्रोटेक्टेड है। अगर जैसे ही आपने लगान देना, फिक्स अमाउंट देना बंद कर दिया, उस दिन से आपको हटा दिया जाएगा। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आप हमें एक फिक्स अमाउंट देते रहो, इन्हें मारो पीटो, जो करना है, टेलर्स को वो करो, गरीब किसानों को वो करो। ये क्या करेंगे? परेशानी लेके मेरे पास ही तो आएंगे, हमारी सरकार के पास ही तो आएंगे कि जमींदार हमारे ऊपर ऐसे एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अरे हमने ही आपको पावर्स दे रखी है, हम ही तो सरकार है, सरकार से बड़ा कौन है? हम ही सरकार है, हमने आपको पावर्स दे रखी है जमींदार को। आप इनके साथ मारो पीटो, जो करना है वो करो, बस हमें फिक्स अमाउंट देते रहना। जैसे क्या बोला? लगान बोल दिया। तो बेटा एक बात बताओ, अब ये जो गरीब फार्मर्स है, जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती थी, वो क्या इन जमींदार के यहाँ काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। खुद की लैंड नहीं है तो करेंगे क्या? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर पे ही सारी चीजें डिपेंडेंट थी। 75%
एग्जैक्टली 75% पॉपुलेशन से ज्यादा जो है वो हमारा क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो खेती तो करेंगे और क्या करेंगे, आप इनको मारो पीटो जो करना है वो करो, बस फिक्स अमाउंट लेते रहना। और बदले में ना इनको सिर्फ एक काम कर देना, उतनी क्रॉप्स दे देना, पैसा भी मत देना, उतनी क्रॉप्स देना जो इनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर दे, जिंदा रह सके, काम कर सके, लेकिन इतना कर देना, ऐसा भी मत देना। तो बेटा देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और जमींदार कौन कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, चेंज नहीं हुआ पेन, आइए, ब्रिटिश गवर्नमेंट और हमारे जमींदार, ये दो लोग तो मौज ले रहे थे, और हमारा कौन पिस रहा था, हमारा गरीब किसान यानी टिलर्स, हमारी खेती, एग्रीकल्चर के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा था, हमारी जमीन हमारी खेती और बेचारा गरीब किसान हमारे पिस रहे थे। और मौज कौन ले रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड जमींदार। जितनी भी बाकी की फसल हुआ करती थी जमींदार उसको बेच देता था, उससे जो पैसा आता था फिक्स अमाउंट ऑफ लगान सरकार को दे दिया, और बाकी पैसा अपनी बाकी फसल अपने पास रख ली, और गरीब किसानों को दे दिया उतनी फसल जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, बस इतनी। तो बेटा देखा जाए तो क्या एग्रीकल्चर के लिए काम हो रहा था, वाकई एग्रीकल्चर के लिए कोई काम कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। तो क्या हमारा एग्रीकल्चर पिस रहा था, क्या उस पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, यस सर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। इसी को हमने क्या बोला था, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसमें फर्स्ट पॉइंट आया कौन सा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी इसको हम कई बार ये भी बोल देते हैं जमींदारी सिस्टम, क्या बोल देते हैं, ये आपको ज्यादा जल्दी याद होगा क्योंकि आपने सुना हुआ है, या फिर इसका एक और नाम है, ये नाम बहुत कम आता है, परमानेंट लैंड सिस्टम। इसको परमानेंट लैंड सिस्टम भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, परमानेंट लैंड सिस्टम भी इसको बोल देते हैं कई बार। तो एग्रीकल्चर के लिए हमारा कोई भी काम नहीं कर रहा था, हमारा बेचारा गरीब किसान, हमारी खेती, और कहीं ना कहीं हमारी लैंड जो थी वो खराब हो जा रही थी, एक्सप्लॉइट हो जा रही थी। तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सप्लॉइटेशन ऐसे हुआ था एग्रीकल्चर का। इसी में दूसरा पॉइंट आ जाता है, दूसरा पॉइंट क्या आता है जी, कि हमारे एग्रीकल्चर कैसा था, सबसिस्टेंस हुआ करता था, क्या होता था, सेल्फ कंजम्पशन के लिए हुआ करता था, यानी उगाते थे, खुद खाते थे और सो जाते थे, इसी को तो सेल्फ कंजम्पशन बोलता हूं मैं, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए हुआ करता था, यानी कहीं ना कहीं सबसिस्टेंस हुआ करता था। अब एक काम करो, हमारा हमें ऐसे इन्फ्लुएंस करा गया कि क्या यार आप ये व्हीट राइस उगाते रहते हो, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, क्या आप अपने लिए ग्रो करते हो, खाते हो, सो जाते हो, इससे कोई मजा थोड़ी ना है, कुछ ऐसा करो जिससे पैसा भी आए, यानी आप अपने एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दो, इससे बनाओ, उगाओ, और खुद ना खा के थोड़ा सा खाओ और थोड़ा सा मार्केट में बेचो। और क्या ये व्हीट राइस उगा रहे हो, इसमें कोई पैसा है क्या, ये तो बिकते ही कम भाव पे। आप ऐसी क्रॉप्स उगाओ जिसमें आपको बेनिफिट मिले, यानी आप फूड क्रॉप्स ना उगा के, व्हीट राइस ना उगा के, आप कैश क्रॉप्स उगाओ, उसे जब आप बाजार में बेचने जाओगे ना ज्यादा पैसा मिलेगा। अब हम लोग तो बेचारे थे ही ऐसे, हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे। तो बेटा क्या करा हमारे एग्रीकल्चर को, जो सब्सिस्टेंस हुआ करता था उसको खत्म करके क्या कर दिया इन्होंने, कमर्शियलाइज कर दिया, इन्फ्लुएंस करा, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करा कि आप ऐसा करो ना, इसको बेचो मार्केट में, क्यों नहीं बेच रहे आप, कमर्शियलाइज कर दो किसको, एग्रीकल्चर को, कमर्शियलाइज कर दो एग्रीकल्चर को, इसी को बोल देते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमें फूड क्रॉप से हमें शिफ्ट कर दिया, किस पे, कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट कर दिया, कि क्या यार आप ये व्हीट राइस उगाते रहते हो, ये व्हीट राइस से थोड़ी ना पैसा मिलेगा, आप एक काम करो, आप कुछ ऐसी क्रॉप्स उगाओ जिसे मार्केट में बेच के आपको अच्छा पैसा मिल सके, जैसे टी, कॉफी, जूट उगाओ, सिल्क उगाओ, या फिर इंडियो वालो, ये सारी क्रॉप्स उगाओ जिससे आप मार्केट में बेचोगे, इससे पैसा मिलेगा। क्या ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के यानी इंडिया के बेनिफिट के लिए सब चीजें की थी, उन्होंने इन्फ्लुएंस क्यों करा, ताकि ये सारा रॉ मटेरियल जो उनको एक्सपेंसिव मिल रहा है किसी और देश से, हमारे देश से टैक्स फ्री मिल जाएगा, अगर ये लोग इंडिया के लोग इसे यहाँ उगा लेंगे, अपने ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को ग्रो कर लेंगे, उससे इन्हीं से रॉ मटेरियल ले जाएंगे, इन्हीं के देश में वूलन क्लोथ्स या कॉटन क्लोथ्स ला करके इनको बेच देंगे, इन्हीं को चेप देंगे, कॉटन हो गया, वूल भी आ जाता है इसमें, कई बार वूलन क्लोथ्स भी हमारे बन जाते हैं, वूल भी लिख देता हूँ, क्योंकि वूलन क्लोथ्स बन जाएंगे, कॉटन भी आ जाता है, कॉटन क्लोथ्स भी बन जाते हैं हमारे इसमें, वूलन क्लोथ्स बना के हमारे देश में लाके बेच देते हैं। इन्होंने ऐसा करा हमारे साथ ब्रिटिशर्स ने, क्या ये अपने फायदे के लिए करा या हमारे फायदे के लिए करा, अपने फायदे के लिए करा, कि आप ऐसी क्रॉप्स उगाओ यानी जिससे आप पैसा कमा सको, लेकिन ज्यादातर पैसा ब्रिटिशर्स ने इन चीजों से कमाया, क्योंकि मशीन मेड गुड्स ला करके यहीं बेचा करते थे, और यहीं से ये सारे रॉ मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते थे, यानी ड्यूटी फ्री ले जाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट में ड्यूटी फ्री बोलते हैं, एग्जैक्टली, हमें डिपेंडेंट बनाना था उन्होंने। अब डिपेंडेंट बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर को खत्म करना शुरू करा, क्या कर दिया, सबसे पहले कौन सा सिस्टम लेके आए, लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेके आए, सेकंड क्या करा, हमारे एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया, थर्ड उन्होंने क्या करा,
थर्ड देखना, हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी कैसी थी? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। बेटा इसका मतलब क्या था कि हमारे पास ना तो न्यू टेक्नोलॉजीज थी, क्या न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास क्या प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी थी, वो भी नहीं थी हमारे पास। हम लोग मानसून पे बहुत ज्यादा डिपेंड हुआ करते थे। मानसून यानी अब जो बारिश जैसे बाहर होती है, बारिश का मौसम है ना, ऐसे बारिशों पे हमारे जो किसान थे वो डिपेंड हुआ करते थे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। दूसरा, इनके पास एक काम था, इनके पास ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स नहीं थी। जैसे कई बार टेरेस फार्मिंग का यूज कर देते हैं, फ्लड वगैरह आ जाता है, लेकिन टेरेस बना दिए जाते हैं, जैसे एक कुछ ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे टेरेस सा बन जाता है, ताकि पानी अगर यहाँ से आएगा, यहाँ से ओवरफ्लो होकर अपने आप यहाँ नीचे चले जाए। एग्जैक्टली, थोड़ा स्लोप बना दिया जाता है टेरेस फार्मिंग के। इनको पता ही नहीं था होता क्या, ओल्ड टेक्नोलॉजीज पे चल रहे थे आज तक जैसे चल रहे थे। फूड ड्रेनेज सिस्टम या फ्लड ड्रेनेज सिस्टम का कोई हमारा लेना देना ही नहीं था, इनको पता ही नहीं था क्या होता। तो कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर इन चीजों से भी डिस्ट्रॉय हो रहा था, क्योंकि हमारे पास ना तो नई टेक्नोलॉजी थी, ना वाटर फैसिलिटी हमारे पास प्रॉपर थी, और ना ही हमारे पास क्या था, और क्या हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी, वाटर फैसिलिटी और केमिकल्स वगैरह। केमिकल्स यानी फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यानी फर्टिलाइजर्स नहीं थे। अगर मैं बात करूं इसको, मैं पेस्टिसाइड्स आपका, और क्या लिख दूं इसको, केमिकल्स नहीं थे हमारे पास, यानी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लिख देता हूं। बेटा इसी के डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में कुछ नहीं है, कीड़े मारने के लिए ही यूज करा जाता है जो क्रॉप्स पे लग जाते हैं। बस फर्क इतना होता है, कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन का फर्क होता है, एक ही नाम है, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स बोल दो, या केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ही नहीं करते। तो हमारी खेती इन चीजों से अफेक्ट हो रही थी, बिल्कुल। एक तो हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत लो, किस वजह से, पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या हमारी खेती होगी कैसे, फसल उगेगी कैसे, ये चीज भी अफेक्ट कर रही थी। दूसरा, हमने एक चीज देख ली, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, नहीं नई नई टेक्निक्स ही नहीं है, कैसे फ्लड आ गया उसको कैसे बचाएं अपनी फसलों को, पता ही नहीं था। तीसरा, हमारे पास केमिकल और फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हम यूज ही नहीं कर रहे थे, हम यूज ही नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, लास्ट बात ये थी कि जो हमारे ये थे, हमारे ब्रिटिशर्स थे, क्या ये हमें सिखा रहे थे सारी चीजें? उन्होंने सिखाई ही नहीं, हमें डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे ना, हमें सिखाई नहीं देते, मास एजुकेशन देने को तैयार ही नहीं थे कि एजुकेशन भी दो, इन बेसिक बेसिक चीजों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर दो ना। अरे आप डिस्ट्रॉय होते हो, बर्बादी तो करना है, हमें तो अपने ब्रिटेन को ग्रो करना है, हम सिर्फ वो चीजें बता देंगे जो हमारे फायदे के लिए, बाकी आप जानो आपका काम जानो, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या ब्रिटिशर्स हमारे एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे? इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे थे, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट पॉइंट यही है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा था। क्यों? जमींदारी सिस्टम चल रहा था ना भाई। जमींदारी सिस्टम में कौन मौज ले रहा था? जमींदार मौज ले रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट मौज ले रही थी। तो कौन बेचारा इन्वेस्ट करेगा? ये जो बेचारे टिलर्स हैं, इनके पास तो खुद की लैंड नहीं है, क्या ये इनके पास इन्वेस्टमेंट होगी? इनके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, इनिशिएटिव इंसेंटिव्स ही नहीं होंगे। और सरकार, सरकार किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी। ब्रिटिशर्स तो वैसे ही नहीं चाहते थे कि हम लोग ग्रो करें, वो लोग मेहनत ही नहीं कर रहे थे, हमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर और पिसता जा रहा था। आज की क्लास को हम सोच रहे हैं यहीं रख लेते हैं। लास्ट वाला पॉइंट मैं इसमें लिख देता हूं आपका, आप देख लीजिए। इसे बोला हमने स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारा एग्रीकल्चर इन चार चीजों की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। कौन कौन सी चार चीजें? सर सबसे पहले तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेके आ गए थे। टॉप पे कौन होगा? ब्रिटिश सरकार। और जमींदार को परमानेंट ओनर डिसाइड कर दिया जाएगा। ये सिर्फ नाम के परमानेंट ओनर्स हैं, यानी जब तक फिक्स अमाउंट दे रहे हैं, लगान दे रहे हैं ब्रिटिश सरकार को, तब तक ये ओनर्स हैं। वो लैंड जनरली जमींदार की होती थी, बट वही है ना, कब्जा जब कर लेते थे, तो एक बात बताओ ना, जो चीज यानी जो लोग ज्यादा पावरफुल है तो वो आप पे कब्जा कर लेगा ना, सीधी सी बात है। उस पर हथियार लेते थे सारी। ब्रिटिश सरकार का यही तो एम था कि हम इन पे कब्जा कर लेते हैं, हम इस पर राज करेंगे और अपने हिसाब से इन लोगों को चलाएंगे। आज तक अपने हिसाब से चल रहे थे ना, हैप्पी हैप्पी थे, इनको डिपेंडेंट बना देंगे, सैड सैड हो जाएंगे सारे, रोएंगे बाद में। ये इनका, उन्हीं की जमीनों पे उन्हीं को हमारा परमानेंट ओनर बना दिया। लेकिन कब तक? जब तक वो फिक्स अमाउंट ऑफ लगान दे रहे हैं। और बेचारे इन गरीब फार्मर से, टेलर से, जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती, तो उनसे काम कराते थे, मारते थे, पीटते थे, सब करते थे। एग्रीकल्चर के लिए कोई काम ही नहीं कराता, तो एग्रीकल्चर हमारा ऐसे खत्म हुआ। दूसरा, हमारे एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करने की बातें कर दी। हाँ, बाद में इससे फायदा भी हुआ, फायदा तो हुआ, क्योंकि हम आज क्या करते हैं, आज सिर्फ हम सारा कंजम्पशन खुद ही कर लेते हैं, हम मार्केट में बेचते भी हैं। कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ, बट बाद में बताऊंगा, ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस में आ जाएगा। ब्रिटिशर्स के जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं ब्रिटिशर्स, चलो बाद में बताऊंगा, ये चीज बाद में देखेंगे, ठीक है। सेकंड, हमारा क्या हुआ, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया, यानी हमें क्या कर दिया, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट कर दिया कि आप ऐसी फसल उगाओ जिससे आप बेच करके पैसा कमा सकें। लेकिन वो सब चीजें किसके लिए करी थी? अपने फायदे के लिए करी थी।
फिर हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी लो थी। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का यूज ही नहीं हो रहा था, वाटर फैसिलिटी अच्छी नहीं थी और नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और ना ये हमारे जो किसानों को एजुकेट कर रहे थे कि आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। ब्रिटिशर्स एजुकेट ही नहीं कर रहे थे कि आप ऐसा भी कर सकते हो, इस तरीके से भी आप अपने फ्लड से, या कोई बादल बादल कभी फट गया, या ड्रॉट्स आ गए, सूखा पड़ गया, कुछ हो गया, फेमाइन्स आ गए, आप अपनी फसलों को ऐसे बचा सकते हो। वो बता ही नहीं रहे थे। भाई हमें क्या लेना देना, हाँ अगर आप हमारी वाली फसलें उगा रहे हो तो हम आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि उसमें हमारा फायदा भी है ना। इसीलिए ब्रिटिशर्स को अपना फायदा जहां दिखा उन्होंने वहां पे गाइड करा, और बाकी चीजों में हमें गाइड नहीं करा। हमारे पास वाटर फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी, इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर एक्सप्लॉइट होता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था। लास्ट आया, क्या ब्रिटिशर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे थे हमारे एग्रीकल्चर में? नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली, लगान ले रहे थे उल्टा हमारी जमीनों पे। उसके बाद क्या हमारे पास जो गरीब किसान दूसरे की जमीनों पे जो काम कर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा था? उनके पास तो पैसा ही नहीं, तभी तो काम कर रहे हैं। खुद की जमीनों पे खुद पे काम करते हैं, खुद की जमीनों पे। तो ना तो उनके पास कुछ ऐसे इनिशिएटिव से ना पैसा था, और ना एग्जैक्टली और ना हमारा सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो पैसा लगा रही थी। तो हमारा कहीं ना कहीं क्या हुआ, एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो गया। एक छोटा सा पार्ट है इसका, थर्ड वाला पार्ट बता रहा हूं। हमारा फॉरेन ट्रेड कैसे खत्म हुआ? हमारे तीन चीजें थी, कौन कौन सी? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का तो हमने कवर कर ही लिया। लास्ट कौन सा था हमारा? फॉरेन ट्रेड था लास्ट हमारा। ये वाला हम किसी और दिन कर लेंगे। हैंडीक्राफ्ट्स, वैसे आपको हैंडीक्राफ्ट्स का पता ही लग चुका है। यानी क्या हुआ था, हमें सप्लायर बना दिया था किस चीज का? रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर या कंज्यूमर बना दिया था फिनिश गुड्स का। एग्जैक्टली। फॉरेन ट्रेड देख लेते हैं। फॉरेन ट्रेड में बता चुका हूं आपको, अभी जो रेस्ट किया था उसमें बता दिया था। फॉरेन ट्रेड कैसे खत्म करा था हमारा? ज्यादा, हाँ सुएज कैनाल की बात बताता हूँ। हमारा ज्यादातर ट्रेड जो था किसके साथ हो रहा था? ब्रिटिशर्स के साथ हो रहा था, यानी ब्रिटेन के साथ हो रहा था। और 50% से ज्यादा ट्रेड जो था वो हमारा किसके साथ हो रहा था? ब्रिटेन के साथ हो रहा था। इसको मैं सही से लिख ही देता हूँ, आजा यार। ब्रिटेन के साथ, अरे भाई ये भी नहीं चाहता क्या पढ़ाऊं अब। 50% से ज्यादा ट्रेड हमारा ब्रिटेन के साथ हो रहा था, यानी ब्रिटिशर्स के साथ हो रहा था। यानी बाकी का 50% या बाकी का जितना रेस्ट परसेंट बचा वो किसके साथ हो रहा था? चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, पर्शिया के साथ, ऐसे कुछ कंट्रीज के साथ। ज्यादा नहीं थे, ईरान बोल रहे थे, पर्शिया का। एग्जैक्टली। इन्होंने काम करा कि यार जो फॉरेन ट्रेड है, फिर देखेगा, इन्होंने स्विस कैनाल बना दिया। क्या बना दिया? ये हमारा 1869 के अंदर इन्होंने बनाया था। यानी इन्होंने क्या करा, एक हमारे में शिप्स आती थी ब्रिटेन और इंडिया की के बीच में, जो शिप्स हमारी ऑपरेट कर रही है ना। सपोज करो ये रहा, मैं आपको यहां बना के दिखा दूं, यहां बना दूं ऊपर। ये ब्रिटेन है और ये इंडिया है, ये हमारा साउथ अफ्रीका एक एरिया है। तो हमें क्या करना पड़ रहा था, जब इंडिया वालों को यहां पे आना पड़ रहा था ना, ये जो शिप्स यहां पे है छोटी छोटी, तो ये डायरेक्टली यहां से घूम के आ रही थी, यहां से घूम के आती थी साउथ अफ्रीका की तरफ से। और इन्होंने क्या करा, यहां पे ना एक छोटी सी हमारा वाटरवेज बना दिया, आर्टिफिशियल वाटरवेज, जिसको हमने नाम दिया क्या? सुएज कैनाल बोल दिया। यहां से एक वाटरवेज बना दी, तो डायरेक्टली अब यहां से यहां तक हमारा जो था, लंदन से मुंबई तक एक कैनाल बना दिया, जिसमें डायरेक्टली शिप्स को क्या करना पड़े, एक्स्ट्रा सेलिंग ना करना पड़े। एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, पेट्रोल डीजल जो भी उसमें फ्यूल लगता है वो कम लगेगा ना, क्योंकि यहां से इतना बड़ा घूम के चक्कर लाना पड़ता था। इन्होंने डायरेक्ट एक रास्ता बना दिया, जिससे 5100 माइल्स का सफर जो था बोट्स का या शिप्स का, वो कम हो गया था। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये चीज इन्होंने इंडिया के फायदे के लिए करी? किसके फायदे के लिए करी? अपने फायदे के लिए। यानी रॉ मटेरियल यहां से ले जा सके, मशीन मेड गुड्स यहां से बना करके यहां पे इंडिया में ला सके। हाँ जी, हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये भी हो गया डायरेक्टली इंडिया और ब्रिटिश के यानी ब्रिटिशर्स के बीच में हमारा ट्रेड चले। सो इस कैनाल इसलिए बना दिया गया था। मेरा भी फ्लो अब डगमगा रहे हैं, मैं भी थक चुका हूँ। तो यही था हमारा। और हमें क्या बना दिया था? रॉ मटेरियल का सप्लायर, और कंज्यूमर बना दिया था फिनिश गुड्स का बना दिया था। और ज्यादातर हमारा जो ट्रेड था किसके साथ चल रहा था? ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटेन के साथ चल रहा था, मोर देन 50%। बाकी 50% जो बचा किसके साथ? श्रीलंका, पर्शिया या फिर चाइना के साथ छोटा मोटा ट्रेड चल रहा था। मेजर ट्रेड ब्रिटिशर्स के साथ चल रहा था। तो जैसा ये लोग चाह रहे थे कि हम फाइनली हर तरीके से डिपेंडेंट हो जाए, क्या हम डिपेंडेंट हो चुके थे आज? यस। हमें इतनी आदत डाल दी थी इन्होंने अपने हैंडीक्राफ्ट्स की, क्या हैंडीक्राफ्ट्स हमारे खत्म कर दिए थे, अपनी मशीन मेड गुड्स की इतनी आदत डाल दी थी कि हम सारी चीजें इन्हीं से ले रहे थे। ये तो मेड इन इंडिया अभी 2014 में चला है, सितंबर में, कि हम जो सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज आज हम अपने इंडिया में बनाएंगे। वो बात की बातें हैं। चलो, तो हमारा फॉरेन ट्रेड भी ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया था इन्होंने, ठीक है। हमारा जितना रिसोर्सेज थी, गोल्ड था, जितनी भी रिसोर्सेज थी, सब इन्होंने लूट ली थी, सब ड्रेन करके चले गए, जिससे हमारा अल्टीमेटली क्या हुआ? फॉरेन ट्रेड भी खत्म हो चुका था, उसको भी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ा था। आज की क्लास हम अपनी यहीं एंड कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ और फ्लो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, तो इसको क्लास को यहीं रोकते हैं, आप लोग भी थक चुके हैं।
किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं एक एक स्लाइड करके ना इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो बहुत जरूरी है। फर्स्ट का स्क्रीनशॉट, सेकंड तो कुछ नहीं है, थर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी ने करनी है क्लिक फोटो, कर लो यार। फोर्थ, फिफ्थ बैटल ऑफ प्लासी, सेवेंथ स्लाइड, कैसे ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय करा हमारे तीनों सेक्टर्स को। कौन कौन से सेक्टर्स की बात कर ली हमने? फॉरेन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। एक छोटा सा होमवर्क है, हैंडीक्राफ्ट को एक बार घर से पढ़ के आइएगा, सिर्फ पढ़ के आना है, पढ़ के आना और कुछ नहीं करना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इन बातों से। एट्थ, एग्रीकल्चर इन लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेके आए, कमर्शलाइज कर दिया, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बस यही। चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास को और मिलते हैं आप लोग से कल।